Good morning, students, and welcome back to my YouTube channel. I'm Mohammad Arif, and you are watching your technical classes. Guys, in last video, we were discussing about the singly reinforced beam and how to design the singly reinforced beam. We have discussed earlier. So right in this video, now I'm gonna discuss about the design of lintel. You know about lintel, so लेट्स प्रोसीड. लेट मी टेल यू लिंटेल क्या होता है. लिंटेल और एक होता है स्लैब और एक होता है लिंटेल. दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जितने भी गेट्स विंडो जो हम लगाते हैं उनके ऊपर हमें दीवार करनी पड़ती है, और दीवार डायरेक्ट हम चौखट के ऊपर नहीं करते. उसके ऊपर पहले एक लिंटेल डालते, एक स्लैब जिसको बोलते हैं, एक कंक्रीट का एक लेयर कह सकते हैं लगाते हैं, और उसको लिंटेल बोलते हैं. जैसे मोस्टली हम दरवाजे का यूज़ करते हैं, दरवाजे ये बनाते हैं इस तरह से. इसके ऊपर फिर आपको क्या करना पड़ता है? दीवार करने के लिए पहले एक लिंटेल लगाना पड़ता है. कई बार तो यहाँ पे लोहे की इंगली लगा देते हैं कुछ लोग, उसके ऊपर फिर जाके दीवार करते हैं. ठीक है, तो ये है लिंटेल. ओके, विंडो हो, गेट हो, और जितने भी या बरांडा हो, वरांडा जानते हैं, तो उन सब के ऊपर हमें लिंटेल लगाते हैं. ये लिंटेल है. लिंटेल वो नहीं जो छत पे लगाते हैं, वो लिंटेल है. एक्चुअली वो स्लैब होता है. तो स्लैब और लिंटेल में डिफरेंस पता होना चाहिए. तो इस वीडियो में हम खास तौर से इसी के बारे में पढ़ेंगे, लिंटेल. तो पहले तो लिंटेल के बारे में जान लेते हैं क्या है थोड़ा सा. ये बरामदे के प्रवेश द्वार हो, वही मैंने कहा कि गेट के ऊपर ही लगाते हैं, और खिड़कियों, रोशनदानों आदि को पाटने के लिए या दीवार चिनाई को ऊपर उठाने के लिए, उनके ऊपर तो दीवार चिनाई ऊपर उठानी पड़ेगी ना, तो इस तरह से. तो एक पटिया डाली जाती है. पटिया से मतलब वही छोटी सी बारीक सी धरन ही कह सकते हैं, उसे लिंटेल कहते हैं. और कहीं का बना हो सकता है, मैंने कहा कि ये कभी कभी आप इंगेल लगा देते हैं, कभी चैनल लगा देते हैं, कभी सीमेंट की सिल्ली आती है बनी हुई, वो लगा देते हैं, लकड़ी का शतीर लगा देते हैं. ये सब है. मितव्यय की दृष्टि से कंक्रीट हम इस्तेमाल करते हैं. तो 2 लाइनें इसके बारे में लिख लेना आप, लिंटेल क्या है. और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि लिंटेल के ऊपर जो लोड आता है, देखिए ये गेट था. दोबारा से देखिए, ये एक गेट है, और यहाँ पर चलिए ब्लैक लेते हैं. हाँ, ये है, और इसके ऊपर आपने मान लिया ये लिंटेल लगाया इस तरह से. तो लिंटेल के ऊपर आप दीवार करेंगे, चिनाई की दीवार करेंगे, ऐसे मान लिया दीवार करते चले गए. ये ईंट का एक कोर क्या बोलते हैं इसको? कोर्स बोलते हैं यार. एक रद्दा जिसको बोलते हैं, दूसरा रद्दा, तीसरा कोर्स, चौथा कोर्स, पांचवा कोर्स. ये सब ईंटें होती है, इस तरह से लगी होती हैं, आप देखते हैं ये सब. तो यहाँ मेन बात ये है कि आपको क्या लग रहा है कि सारा वजन, ये जो ईंट की चिनाई का जो वजन है ईंटों का, ये टोटल, और बीम कहाँ पड़ा हुआ है, सॉरी लिंटेल कहाँ पड़ा हुआ है, ये लिंटेल है नीचे वाला. तो सारा इसके ऊपर जितना वजन है सारा आ रहा है ना. तो वो कौन सा है, ये कैसा है? ये जो हिस्सा है, ये है आयताकार. लेकिन हम इसको त्रिभुजाकार लगा हुआ मानते हैं. ये बात मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आयताकार बाहर लग रहा है, लेकिन एक बात ये है कि सारा वजन इस पर नहीं पड़ता. ये जब लोड आता है ना, धीरे धीरे इस तरह से शिफ्ट हो जाता है, कुछ इधर निकल जाता है, कुछ इधर. तो मेन जो होता है ये त्रिभुज होता है. ये समझ रहे हैं, ये वाला. तो कुल मिला के आप कह सकते हैं मैक्सिमम, मोस्ट प्रोबेबली इसके ऊपर जो लोड आता है वो त्रिभुजाकार दीवार का लोड आता है. क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी, ये जो लोड पड़ेगा ना कुल मिला के, तो ऐसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वो शिफ्ट होता जाएगा. क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे दीवार के अंदर जो यहाँ पे आप काटते हैं ना, ये एकदम कभी भी चिनाई जब करते हैं, मिजेनरी वर्क बोलते हैं इसको, ऐसे तो सीध में नहीं लगा सकते ईंट एक दूसरे के, नहीं तो ये बहुत जल्दी शेयर हो जाएगी. शेयर फोर्स ही नहीं क्रिएट कर पाएंगे अंदर से. तो शेयर फोर्स क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है. जैसे मैं आपको बताऊं, एक एक ये है कोर्स, एक ही है, तो एक ईंट आपने यहाँ लगाई, दूसरी यहाँ लगानी पड़ेगी, तीसरी ऐसे, तीसरी इससे ऊपर यहाँ पे लगाई. तो आप देख रहे हैं कि अगर ये टूटेगी तो इस तरह से ऐसे, अगर तो ऐसे बनेगी, ऐसे इधर बन जाएगा त्रिभुज. तो ये त्रिभुज बन जाएगा, तो इधर का लोड नहीं आएगा कुल मिला के. तो लिंटेल के ऊपर जो लोड आता है मोस्ट प्रोबेबली त्रिभुज आता है. लेकिन एक केस ऐसा भी है त्रिभुज के रूप में, और एक केस ऐसा भी है, इसको क्या कहते हैं? यूवीएल. ये क्या होता है? यूवीएल. हमेशा यूवीएल लोड आता है, हमेशा नहीं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इसको पूरे को काउंट करते हैं. ये डिपेंड करता है हाइट कितनी है दीवार की इसके ऊपर. और तो नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली हम यूवीएल ट्रायंगुलर ही केस में काउंट करते हैं. ओके, ट्रायंगुलर मानते हैं, और ट्रायंगल की हाइट
ये h है, h स्क्वायर टोटल हाइट को हम कैपिटल H कहते हैं। खैर ये है, तो नीचे थोड़ा सा ही दिखाया गया है। और कब हम लेते हैं, देखो वही दिखाया है जो मैं आपको बता रहा था। काल्पनिक है ये, हालांकि लिंटेल पे तो सारा लोड ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये ऊंचाई, अगर ये इसके ऊपर जो ऊंचाई है दीवार की और जो त्रिभुज की ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई के 5/4 से अगर ज़्यादा है, त्रिभुज की ऊंचाई के 5/4 से ज़्यादा है अगर टोटल H का मान, तो ट्रायंगुलर लेते हैं, और कम है तो आयताकार लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई का 5/4 करो, 5/4 को कहते हैं 1.25, क्या, हाँ 1.25 कहते हैं। और इसका, इससे ज़्यादा अगर आ जाता है दीवार की ऊंचाई का मान, तो क्या करना होता है, तो हमें ट्रायंगुलर लेना होता है। और अगर इससे कम आ जाता है तो आयताकार लेंगे। ये 2-4 लाइनें इसमें लिखी हुई है। अच्छा, दूसरी बात कहते हैं, जब ये त्रिभुज सा बन जाता है ना, तो इसको आप डाट कहते हैं। डाट लगा रखी है आपने इसके ऊपर, डाट। कई बार तो पहले तो ऐसी ही डाट लगती थी, पहले ऐसे ही बना देते थे दरवाजों के ऊपर। पहले दरवाजे ऐसे ही होते थे, पुराने गेट देखें आप तो इसी तरह के होते थे, डाट लगी होती थी, है ना। आजकल ये पूरी करते हैं दीवारें। तो वही डाट एक्शन है, थोड़ा सा इसके बारे में, डाट क्रिया के बारे में आप पढ़ेंगे। एक आर्क सी बन जाती है, उसे डाट कहते हैं, आर्क एक्शन कहते हैं। वो कुल मिला के ये भार को क्या करेगी, ऊपर से जो लोड आएगा उसको कुछ इधर निकाल देगी, कुछ इधर, तो सारा भार बीम इस पे लिंटेल पे नहीं पड़ेगा। बस यही है। देखो इसने लिखा ना कि लिंटेल पर न डालकर प्रवेश साइड से स्थानांतरित कर देती है, इसे ही डाट एक्शन कहते हैं। तो इसमें से छाट के 1-2 लाइनें लिख देना कि डाट एक्शन क्या है। लोड आपको पता ही है किस तरह का आता है, ट्रायंगुलर लिया जाता है, कब, वो भी बताया है इसमें। हम आपको डायरेक्ट ही लिख देंगे। अगर मैं यहाँ बता रहा हूँ, इस त्रिभुज की ऊंचाई का 5/4 करिए, और अगर दीवार की ऊंचाई का मान इससे ज़्यादा है तो कैसा लिया जाएगा, ट्रायंगुलर। और दूसरे केस में अगर ऐसा हो गया तो रेक्टेंगुलर। समझ गए, बस ये लिखा है इतनी सारी थ्योरी में, कहाँ से कहाँ तक, भार के बारे में, यहाँ से यहाँ तक। तो खैर ये तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था कि किस तरह से लिंटेल किसे कहते हैं। हालांकि डिज़ाइन ऑफ लिंटेल इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट इट मे बी अ क्वेश्चन, सो यू हैव टू नो अबाउट दैट। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द डिज़ाइन, सॉल्यूशन ऑफ द डिज़ाइनिंग ऑफ लिंटेल। ओके, तो सबसे पहले तो इसके प्रोसीजर लिखेंगे हम कि किस तरह से डिज़ाइन करने में कौन कौन से चरण जो हैं, कौन कौन से स्टेप यूज़ में लाए जाते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है जी, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो वही हो गया आपका पहला कि लिंटेल क्या है, डाट एक्शन किसे बोलते हैं, भार किस तरह से आता है। दूसरा, इसके बाद अभिकल्पन कैसे करते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, ये अभिकल्पन का है, तो इसको जरा देखेंगे यहाँ पे, अभिकल्पन। तो लिंटेल का अभिकल्पन एक साधारण प्रबलित कंक्रीट बीम की भांति ही किया जाता है। बिल्कुल सारे वही स्टेप्स हैं इसके अंदर भी, लेकिन गणना करने के लिए, लिंटेल पर भार की गणना करने के लिए आपको पता होना चाहिए, लिंटेल में एक तो कंक्रीट लगी रहती है और उसके ऊपर होता है चिनाई, मेजोनरी वर्क बोलते हैं इसको, मेजनरी वर्क, MASONARY, मेजनरी, चिनाई। तो 2 मटेरियल हैं इस बीम के ऊपर जो लोड लगाते हैं, एक तो चिनाई का और एक कंक्रीट। कंक्रीट का घनत्व अलग होता है और चिनाई का घनत्व अलग होता है। तो यही है, इन्होंने बताया कंक्रीट का ज़्यादा होता है 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और चिनाई का होता है, यानी ईंट का, अगर जो बढ़िया वाली ईंट होती है उसका होता है 19,200, कई बार आप 1900 भी ले लेते हैं न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये ध्यान रखिएगा, घनत्व आपको अपनी बिरादरी के तो पता ही होने चाहिए। बिरादरी से मतलब आपकी ब्रांच के तो कुछ डेंसिटी पता ही हो आपको मटेरियल की। स्टील का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टील हम यूज़ करते हैं जनरली यहाँ। तो त्रिभुज का भार कैसे निकालें, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। त्रिभुज का भार सबसे पहले क्या निकालेंगे स्टेप में, त्रिभुज जो ऊपर है, इसके ऊपर दीवार जो है, उसका भार कैसे निकालें। फॉर्मूला आपको पता है, होता है रो जी वी। रो मिस डेंसिटी, जी का मान ये आता है न्यूटन में निकल के, और अगर ऑलरेडी रो का मान न्यूटन में दिया हो तो फिर जी नहीं लेंगे, रो इंटू वी। तो फॉर्मूला यहाँ तो वैसे रो का मान न्यूटन में ही दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, तो फिर आप रो वी ही लगाएंगे, बस रो वी। वी से मतलब वॉल्यूम और रो से मतलब डेंसिटी, तो वही इन्होंने लिखा है। देखो, चिनाई का भार का मतलब डेंसिटी है, ये रो का मान वी, वॉल्यूम, ऊपर दीवार है ना त्रिभुज की दीवार का क्या होगा, लंबाई गुना इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी तो होगी भाई, ऐसे ये मोटाई, तो ये चौड़ाई, और लंबाई गुना मोटाई गुना ऊंचाई, ये 3 हो गए। वही लिखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और गुना मोटाई से गुना कर दो, गुना दीवार की मोटाई गुना चिनाई का भार, निकल गया। ठीक है, हाँ जी, एक बात तो ये पहला भार है जो इस पर चिनाई का भार है। ठीक है, दूसरा आपको पता होना चाहिए, जब आप जब पढ़ते थे पहले,
तो आपको मतलब सोम में आपने पढ़ा है कि व्हेन ए बीम इज डायरेक्टली subjected to a load, point load at middle, then bending moment at middle and the length of the beam is L, then bending moment is equals to WL by 4. और जब यूडीएल होता है तो बेंडिंग मोमेंट्स विल बी WL स्क्वायर बाई 8. लेकिन यहाँ ना तो यूडीएल ना पॉइंट लोड, यहाँ पे है बीम के ऊपर कैसा, यहाँ पे यूवीएल है, इसको यूवीएल कह सकते हैं. यूवीएल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाया गया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा खास नहीं है. आप ये इसमें जो बेंडिंग मोमेंट निकलता है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए WL/6. बस ये मेन था यहाँ पे WL/6. तो अभी उसका वेट निकाल दिया और उससे WL/6 करके आप निकाल सकते हैं क्या, पहला बाहर निकाला W1 और W1L/6 ये निकल गया. ये तो निकला अपने त्रिभुज की चिनाई जो ऊपर लिख रही थी उसका भार, उस पर उसके कारण भार लगता है उस पर स्लेब के लिंटेल के ऊपर. दूसरा लिंटेल का खुद का अपना भार होता है. खुद का अपना भार का फॉर्मूला वही रो जी वी. जी हम इस्तेमाल नहीं करते जनरली, बस रो वी इस्तेमाल करते हैं. रो से मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब ये रहा 19,200 होती है. बाकी वॉल्यूम इसका ये जो भी डाल दिया आपने इसके ऊपर, लंबाई गुना चौड़ाई, कितनी चौड़ाई का और कितनी, ये तो चौड़ाई होगी, ये लंबाई होगी, ये मोटाई होगी, तीनों की गुना कर दो. लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो गया आयतन और गुना रो. और आपको पता है ये तो पूरे में फैला हुआ है, यूडीएल की तरह काम करेगा. यूडीएल का फॉर्मूला होता है WL/8. तो 2 मूवमेंट काम किए और 2 ही भार काम किए. वैसे आपको पता है टोटल लोड के साथ हम फैक्टर की गुना भी करते हैं, किसकी, वो लोड फैक्टर इसको कहते हैं, या है ना. तो 1.5 की मल्टीप्लाई करते हैं, मूवमेंट ही निकाल दो उनके साथ भी कर दो, क्योंकि W तो दोनों में है ना. इस पहले वाले में भी, पहले वाला BM क्या है, BM1 बराबर W1L/6 और इसका WL/8. तो W के साथ गुना करनी थी, इन दोनों के साथ ही कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि W तो इनमें भी आएगा. तो कुल मूवमेंट कैसे निकाले, तो कुल मूवमेंट दोनों को जोड़ दो. आपको दोनों को जोड़ दिया आपने, पहले वाले को भी WL/6 को भी, WL/2 8 को भी, और उसी के साथ हम फिर फैक्टर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये तीसरा पॉइंट था, कुल आघूर्ण निकालना. पहले भार निकालना फिर आघूर्ण निकालना. तीसरा कर्तन बल. कर्तन बल हमेशा आपको पता है कि वो होता है किसके बराबर, ऊपर से जितना भी लोड लगता है उसकी रिएक्शन जो आती है, पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन. ऊपर से मान ली लग रहा है इसका W और लंबाई है L, तो पहली रिएक्शन कितनी हो जाएगी जरा बताइए दीपक आप, WL/2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल लोड बनाए W/L, WL हो गया और हाफ कितना होगा WL/2. तो यूडीएल के कारण, यूडीएल का मतलब बीम के अपने भार के, मतलब लिंटेल के अपने भार के कारण जो रिएक्शन होगी वो WL/2 हो जाएगी. और उसके कारण जो उसके ऊपर त्रिभुज है उसके कारण वो जो लोड है, मान लिया 10 है तो 10 का आधा 5 इधर, तो वो हो जाएगा W/2. तो 2 रिएक्शन यही हो गया. कुल कर्तन बल दोनों को जोड़ दो. कुल कर्तन बल के लिए आपने दोनों को जोड़ दिया, देखो आ गया ना कुल कर्तन बल. तो कर्तन बल निकल गया. सारे वही स्टेप हैं. इसके बाद अगर आपको पता है नामन बल का मान ज़्यादा हो जाता है टाउ सी से, है ना, टाउ सी, तो आपको कर्तन प्रतिबल देना पड़ता है. अगर कम रहता है टाउ सी के हाफ से भी कम रहता है, कर्तन पर प्रतिबल देने की आवश्यकता नहीं है. तो ये सब है इसमें, ये स्टेप्स थे कुछ. डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना. तो यहाँ तक करना है आपको, 3-4 पॉइंट है वो जो निकालने होते हैं, बाकी सब तो वही है उसमें जैसे पहले था. इतना ही आपको लिखना होता है इसमें. वो भी लिख देना एक पॉइंट, जब यहाँ से V निकल गया तो टाउ V का फॉर्मूला क्या होता है, V/B/D करके कुछ इस तरह का फॉर्मूला था. टाउ वाला पूरा लिख देना, ठीक है. ये अच्छा एक बात आपको बता दूं मैं यहाँ पे बीच में ही, कि जो लिंटेल होते हैं ना, लिंटेल, ये लिंटेल है मान लिया, ये इस तरह का, तो इनमें जो ये शेयर से सेफ होते हैं, इनमें शेयर स्ट्रेस नहीं आता. क्योंकि वजह ये है क्योंकि इनके ऊपर भी चिनाई होती है, नीचे भी ये सपोर्ट होती है. तो शेयर स्ट्रेस इसमें क्रिएट होने की, शेयर के अगेंस्ट ये डिज़ाइन नहीं किए जाते. क्योंकि शेयर स्ट्रेस होने का मतलब यह है, शेयर स्ट्रेस कब लगेगा, ये तो ऊपर से लोड लग रहा है और नीचे से भी लोड लगे, तो ये एक दूसरे को ये काट देगा इसे, यहाँ से ऊपर से भी लग रहा है नीचे से भी लग रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर से ये खाली नहीं है ना, ये जो बीम है ऊपर से खाली नहीं है. ये जो लिंटेल पड़ा हो ऊपर चिनाई का भार है सारे में है, और वैसे भी है ना, और नीचे तो ये नीचे भी पूरे पे टिका हुआ है. तो शेयर होने की टेंडेंसी है. कहाँ से शेयर हो सकता है, क्योंकि नीचे पूरा सपोर्ट है इसको, तो टेंडेंसी कम हो जाती है कुल मिला के. फिर भी हम मजबूत बनाने की तो कोशिश करते हैं, इसलिए इसमें शेयर के लिए भी हम चेक करेंगे कंडीशन. तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे इसी तरह लिंटेल के डिज़ाइन के लिए, वो आप ट्राई करेंगे.
कि एक प्रवेश द्वार, यानी गेट ही कहते हैं प्रवेश द्वार, आपको पता है, जिसका पार्ट यानी पार्ट 2 मीटर अगर है, अरे इसमें तो पॉइंट छूट गए क्या भाई यार, ये तो इसमें एक पेज छूट गया यार मुझे लगता है। हम पार्ट कितना ले लिंटेल का वो तो सब हमने दिखाया ही इसमें अंदर है। एक मिनट ज़रा आपको दोबारा, बाकी हम पीडीएफ में दे देंगे, कोई बात नहीं आपको, फिर भी डिस्कस तो करना पड़ेगा आपके लिए हमें ये। चलिए करते हैं, आपको दोबारा से चलते हैं वहीं पे आपके लिए। एक मिनट रुकिए। ये सब आपके लिए ही है, आरसीसी है ना, सिंगली रेनफोर्स्ड। ये है लिंटेल का डिज़ाइन आपके लिए का, ये भी नहीं है। वेट फॉर सम टाइम ओनली, रेनफोर्स बीम, ये कहाँ चला गया इसमें से भाई, आरएसी न्यू, अरे ये तो आरएसी है, सॉरी आरसीसी है ना आपको, तो शायद ये होना चाहिए। ये भी नहीं, कहाँ चली गई आरसीसी भाई, ये है क्या, हाँ ये होगा। इसमें एक पॉइंट छूट गया, एक पेज बीच में से निकल गया, इसमें कहाँ चले गया वो। लिंटेल का डिज़ाइन आपको पढ़ाना है हमें। लगता है सब गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ दे देंगे आपको, है ना। ये दोहरा आ गया है इसके अंदर, कोई डिलीट हो गया क्या मुझसे कोई शायद, चलो वहीं पे चलते हैं फिर, कोई बात नहीं, वहीं से करते हैं आपके लिए। ये यही पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन ले लीजिए पहले, उसके बाद वो जो पेज होगा वहाँ आप बीच में ही कर देंगे वो। ये क्वेश्चन है एक प्रवेश द्वार जिसका पार्ट 2 मीटर है, ये लंबाई 2 मीटर है गेट के लिए, गेट की लंबाई, और एक जिसके लिए प्रबलित कंक्रीट का डिज़ाइन करके लिंटेल के ऊपर दीवार की ऊंचाई कितनी, लिंटेल के ऊपर जो लिंटेल बनाया उसके ऊपर दीवार कितनी ऊंचाई की बनाई है आपने, ये वो उसने कहा 1.5 मीटर ऊंचाई की है दीवार, और कह रहा है कि उससे अधिक नहीं होती। दीवार की मोटाई 300 mm है। दीवार आपको पता ही है मोटाइयाँ होती है दीवार की, कोई 4 इंच की दीवार होती है, कोई 9 इंच की, 14 इंच की, इस तरह से होती हैं दीवारें, वही है सब। और उसमें कंक्रीट जो पड़ेगा उसके ऊपर लिंटेल डालने के लिए वो M20 ग्रेड का कंक्रीट है, और Fe 415 का स्टील के सरिये पड़ेंगे उसके अंदर रेनफोर्स करने के लिए। और आपको पता है ये है कंक्रीट का भार, भार से मतलब होता है ये डेंसिटी होती है, और ये है चिनाई का, ठीक है। और ये कह रहा है कि मान ले स्टील की स्थिति स्वच्छ चित्र बनाकर खींचकर भी दर्शाइए, वो तो दर्शा देंगे, पहले क्वेश्चन होना चाहिए। देखो आपको पता है पार्ट कितना है, इसकी लेंथ, जो दरवाज़ा आप लगा रहे हैं ना, इसको क्वेश्चन को समझिए, तो दरवाज़ा जो लगा रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, ये 2 मीटर, इसके ऊपर दीवार की ऊंचाई कितनी, वो कैपिटल हो जाता है, वो 1.5 मीटर है, और चौड़ाई, कहीं की चौड़ाई, अरे हाँ चौड़ाई, इसके ऊपर जो बीम लगाएंगे, अब चौड़ाई बता दूं मैं आपको कौन सी होती है, ये बीम लगाएंगे ना आप दरवाजे के ऊपर इसका, तो इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई भी तो होगी, ऐसे ऐसे, तो ये चौड़ाई है एक्चुअल में, समझ गए, ये वाली वो है 300 mm, FC के M20, और ये 415। कंक्रीट का भी आपको रो पता है कंक्रीट के लिए, और मेसोनरी के लिए, चिनाई के लिए भी आपको रो पता है। तो सबसे पहले वही कुल गहराई आप मानते हैं, जैसे उसमें करते हैं क्वेश्चन में, किसी भी जो सिंगली रेनफोर्स बीम होता है सबसे पहले हम मानते ही हैं। तो यहाँ मान लिया आपने कुल गहराई 150, यही ये कहाँ से मानी 150 मैं आपको बताऊंगा, ये एक पेज इसमें छूट गया, कोई बात नहीं।
है ना। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर लंबाई 2 मीटर होती है ना, 2 मीटर तक अगर लंबाई होती है तो लिंटेल की गहराई 150 mm तक मानी जाती है। 150 mm तक, 120 से लेकर के 150 mm तक मान सकते हैं, इसके बीच में कोई भी। और अगर गहराई 3 मीटर होती है, 3 मीटर, तो आप लंबाई को 150 नहीं इससे ज़्यादा मान सकते हैं। तो यहाँ कितनी है लंबाई, 2 मीटर है ना, तो 2 मीटर है तो बीम की गहराई जो है, लिंटेल की गहराई 150 मानेंगे। वो पेज मैं आपको सेलेक्ट बीच में कर दूंगा ऐड, ठीक है। हाँ, और प्रभावी आवरण में आपको बता दूं, इसमें जो बीम कराए थे हमने प्रभावी आवरण, उसमें आपको बताया था इफेक्टिव स्पेन उसको बोलते हैं। नहीं इफेक्टिव स्पेन नहीं, इफेक्टिव कवर। तो कवर यहाँ से जो लगाए थे आपने सरिये, उसमें कितना कवर लगाते थे हम, वहाँ से उसमें बताते थे 40 से 50। लेकिन यहाँ क्योंकि ये दरवाजे के ऊपर लगाया जाने वाला बीम है, इतनी मोटाई तो इसकी होती नहीं कि इसमें भी आप कवर इतना दें। तो कवर यहाँ कितना लिया जाता है, 20 से आप लगा सकते 15 से 20 के बीच में लेते हैं, 15 से 20 के बीच में ले सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 15 ले सकते हैं या 20 ले सकते हैं, बस इनके बीच में ले लीजिए। तो ये हमने मान लिया पहले, फिर हम इसको बाद में निकालते हैं उसी बीम की तरह। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो डी का मान आपने टोटल एक गहराई इसकी मान ली 150 और 20 ये होगी, तो डी का मान 130 आ गया। ये भी आपने माना ही है। फिर हम इसको निकालेंगे उसी तरह से जैसे उसमें निकालते थे कि पहले तो बाहर निकाल दो। अरे ये क्या हो रहा है यार, कहाँ भाग गए ये क्वेश्चन सारे, ये तो सब छूट गया बाहर। अच्छा अच्छा, निकाले हैं बाहर, निकाले हैं, निकालते हैं बाहर, निकालते हैं। देखो जी, मैंने आपको बताया आपको कि बीम जब ये इसके ऊपर गेट के ऊपर बना रहे हैं दीवार, गेट के ऊपर आपने लगाया है लिंटेल, लिंटेल के ऊपर है दीवार, चिनाई तो पूरी है, लेकिन हम त्रिभुजाकार मान लिए पहले, माना त्रिभुजाकार लोड लगता है, त्रिभुजाकार त्रिभुज के रूप में लिंटेल पर भार कार्य करता है, पहले मानना पड़ेगा। और इसकी ऊंचाई को आप कहते हैं स्मॉल एच, स्मॉल एच। और त्रिभुज का एंगल कितना मानते हैं, 45 डिग्री। कितना जी, 45 डिग्री माना जाता है। 10 45 बराबर कितना हो जाएगा, ये लंब यानी एच बटे आधार, आधार का मतलब ये पार्ट का आधा। अब पार्ट कितना है जी, पार्ट का आधा ले लो, पार्ट है जी इसका दो कितना है जी, पहले प्रभावी वैसे तो पार्ट टोटल जो है 2 है, लेकिन हम तो प्रभावी पार्ट लेते हैं ना, प्रभावी पार्ट लेने के लिए आप गहराई, प्रभावी गहराई जोड़ देते हैं। पहले प्रभावी पार्ट ही निकाल लो, कोई बात नहीं। तो देखो गहराई कितनी है जी, गहराई 130 हमें निकालनी ना हमने। 130 को आप क्या करो, इसको मीटर में बनाओ 0.13, और हम शुद्ध प्रभावी पार्ट निकालने के लिए शुद्ध पार्ट में 2 में आप ये प्रभावी गहराई जोड़ते हैं, तो कितना आ गया 2.13। फिर से दोबारा से फिर बताता हूँ मैं आपको, ये है गेट, गेट के ऊपर चिनाई होगी यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ त्रिभुजाकार रूप में भार मान लिया आपने। त्रिभुज का एंगल 45 माना जाता है, 45 10 45 बराबर ये लंब बटे ये आधार। तो लंब कितना वो से आपने एच कहा, बटे आधार कितना, ये 10 45 चल रहा भाई, 10 45 बराबर लंब एच है बटे आधार कितना, ये पार्ट का आधा, पार्ट कितना है 2.13 का आधा, 2.13 का हाफ, इस तरह से है। तो अगर एच का मान निकालूँ तो इन दोनों की गुना कर दो। देखो ये कर रखी है एच का मान निकालने के लिए हमने। समबाहु त्रिभुज है वैसे भी, डाइक्विलेटरल ट्राइंगल, डाइक्विलेटरल में इधर 45 इधर 45, तो बीच का 90 एंगल हो जाएगा। ये 45 बीच का 90, ये 90 जी। तो देखो वही क्या गया एच का मान निकालने के लिए, आपने उसमें 10 45 का मान आपको पता है, एक ही होता है, एच का मान 1.06 आ गया जी। त्रिभुज की ऊंचाई 1.06 आ गई। त्रिभुज की ऊंचाई में मैंने कहा था 5/4 से गुना करके देखो वो कितनी आती है। 5/4 से आपने मल्टीप्लाई करी, ये रहा जी 5/4 मल्टीप्लाई करी, ये करके देखा वाई 1.33। और टोटल हाइट कितनी है जी इसकी, इसके ऊपर दीवार की जो लिंटेल है इसके ऊपर दीवार की हाइट है 1.5। तो कौन सी ज़्यादा होगी, एच का मान ज़्यादा हो गया ना, किससे, तो देखो जी एच का मान ज़्यादा हो गया किससे, 5/4 एच से। अगर ज़्यादा हो जाता है तो त्रिभुजाकार ही मानते हैं, है ना। पहले तो हमने ऐसे ही मान के देखा, एच निकाल ली है, तो अब ये क्लियर ही हो गया कि एच का मान ज़्यादा है। तो यही लिखा आपने कि एच का मान जो है, क्योंकि कितनी दे रखी ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई 1.5 दे रखी है जिसने, तो 1.5 जो है आप बताइए 1.33 से तो ज़्यादा ही है, इससे अधिक है। अतः इस स्थिति में डांट क्रिया संभव है। डांट क्रिया, डांट किसे बोलते हैं, वही त्रिभुजाकार आर्क के रूप में, तो संभव है, यानी त्रिभुज ही लिया जाएगा, चिनाई का ही भार आता हुआ माना जाएगा, ये है। अब त्रिभुज का भार निकाल दो भाई। त्रिभुज का भार निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला कि त्रिभुज ऐसे है, देख लो त्रिभुज दीवार गेट के ऊपर इस तरह का, ये गेट है, यहाँ बीम लगाई रखा लिंटेल, सॉरी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। क्षेत्रफल निकाला 1/2 आधार गुना ऊंचाई से, 1/2 आधार गुना ऊंचाई से,
सारा पता, आधार भी बचा, ऊंचाई भी पता है हमें, और गुना इसकी मोटाई कितनी है जी, ये मोटाई, समझ रहे, मोटाई भी निकाल दी। तो ये हो गया, क्षेत्रफल को मोटाई से गुना करो, तीन चीज़ें अगर एक साथ गुने में आ जाती है तो लंबाई आयतन बन जाता है, और गुना रो वी भार हो गया न्यूटन में, तो भार निकाल दिया। त्रिभुज की में चिनाई के कारण जो भार है इसे कहें मेजनरी लोड। जो घनत्व होता है ना भाई, घनत्व में भी तो है ना वजन, डेंसिटी में, डेंसिटी वजन का ही नाम है एक तरह से, है ना, कितने वॉल्यूम में कितना वेट है उसका। तो इस चिनाई के कारण भार कितना आ गया भाई, त्रिभुजाकार चिनाई के कारण भार आ गया 6502, ये आ गया जी। एक भार तो यह है जी, ये जो दीवार का है इसके ऊपर। अरे एक लिंटेल का खुद का भी भार होगा, लिंटेल का भार यूडीएल की तरह है, आप देख रहे। अब जब यूडीएल की तरह है, क्योंकि इसमें अपना वजन तो यूडीएल की तरह है, सारे में ही है, तो इसका भार निकालने के लिए रो जी भी, जी तो करते ही नहीं, रो वी कर देंगे। तो लिंटेल का भार निकालने के लिए चिनाई के कारण तो निकाल ही दिया आपने। अच्छा, चिनाई के कारण पहले भार ही निकाल लो, उसने आघूर्ण भी एकदम एक साथ ही निकाल दिया। हम पहले बाहर निकाल ले, W2 फॉर्मूला रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, किसकी है ये ऊंचाई, लंबाई है, तो सॉरी लंबाई तो एक ली जा, गुना चौड़ाई 300 mm है, यहाँ गुना कर दिया, और गुना मोटाई, कितनी मोटाई का है ये बीम, यानी गहराई का कह सकते हैं 0.150, लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई, और गुना रो से मल्टीप्लाई कर दो, सोम का भार निकल गया, W2 आ गया। दोनों बाहर आ गए, दोनों के कारण मूवमेंट निकाल सकते हैं क्या जी। ये तो था त्रिभुजाकार, त्रिभुज के कारण जो मूवमेंट होता है, मैंने बताया था अभी WL/6 होता है क्या, तो WL/6 के कारण मूवमेंट निकाल दिया आपने। पहला मूवमेंट आ गया ये रहा BM1, है ना, और दूसरा है यूडीएल, क्योंकि ये बीम का अपना भार है, लिंटेल का अपना भार यूडीएल की तरह काम करता है। यूडीएल के कारण जो भार होता है, मूवमेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है WL²/8। तो WL²/8 से आपने ये फॉर्मूला लगा के निकाल दिया दूसरा मूवमेंट। ठीक है, दोनों मूवमेंट को जोड़ दो, कुल मूवमेंट आ गया, कुल मूवमेंट आ गया जी, दोनों को जोड़ते ही देखो आ गया क्या। और मैंने बताया था कि टोटल लोड में ऊपर से 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाता है लोड फैक्टर से, लेकिन वहाँ किया नहीं था, यहाँ कर दो, क्योंकि लोड तो मूवमेंट के अंदर भी है, तो यहाँ कर दिया आपने 1.5 से। एक साथ करने में फ़ायदा है, वहाँ अलग अलग करोगे तो दो बार कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं। तो पहले आपने मूवमेंट निकाल दिया, और ये MD का मान आ गया, है ना, डिज़ाइन के लिए, क्योंकि आप जो डिज़ाइन क्या लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो MD आ जाता है, या MB कह सकते हैं सिंपल। और इस M की तुलना आप MU लिमिट से कर देंगे तो D का मान निकल जाएगा। अब MU लिमिट निकाल दो। MU लिमिट निकालने के लिए चलो पहले तो फॉर्मूला लगाया 0 पॉइंट, क्योंकि हमें स्टील का एरिया पता नहीं यहाँ पे है, तो कंक्रीट वाला लगा दिया आपने, ये 0.138 BD² FC के, ये फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ाई है आपने। तो दोनों आगे, ये आ गया ये MU लिमिट, और ये आ गया MD। संतुलन के लिए जब आप डिज़ाइन करते हैं संतुलित मानते हैं, संतुलन के लिए दोनों बराबर होने चाहिए। D का मान आ गया 73 mm। और वहाँ कितना आया था जी प्रभावी गहराई, शुरू में हमने कितनी मानी थी, यहाँ से ही निकाल ली, कम आनी चाहिए उससे जितनी हमने मानी थी। देखो जी स्टार्टिंग में कितनी मान रखी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले ये मान रखी हमने शायद, कहाँ पे, ये रही 130 हमने मानी थी, और आई कितनी 73, इससे कम है, चेक कर लिया ना हमने, इससे कम है ना, जितनी मानी थी उससे कम आ गया तो सेफ है डिज़ाइन, ज़्यादा जाती है तो सेफ नहीं, तो दोबारा करना पड़ता। तो इसका मतलब D आप निकाल चुके हैं। D में आप अगर प्रभावी गहराई में आवरण जोड़ दो तो कैपिटल D भी आ जाएगा, आपको पता है, तो यहाँ D निकल गया। चलो जी, अब हम इसमें निकालेंगे कि कितने सरिये लगाएं इस लिंटेल में। सरिये निकालने के लिए आपको पता है तीन तरह की स्टील निकाली जाती है। मिनिमम 80 नोट, जिसको नाम कहा था हमने पिछले चैप्टर में, 80 नोट, मैक्सिमम 80 मैक्स कह सकते हैं, या AXT मैक्स कह सकते हैं, AST मैक्स, और लास्ट में AST, तीनों। कि कितना इसमें यूज हो रहा, मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना। तो मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो है 0.85 BD/FY, ये रहा फॉर्मूला, पिछले चैप्टर में भी यही था, उससे निकल दिया मिनिमम स्टील इतना। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं होने का डिज़ाइन में, ये तो बस बताने के लिए कि कम से कम इतना सरिया तो डालना पड़ेगा। आप ऐसा भी नहीं कि सरिया डाल लो ही ना, बिल्कुल भी, फिर फ़ायदा क्या हुआ उसका DPC बढ़ाने का। ठीक है, और आपको पता है कि 4% होता है स्टील का, स्टील मैक्सिमम कितना हो सकता है कंक्रीट का, 4%। 4% से ज़्यादा डाल लोगे स्टील, अगर मान लिया 100 कंक्रीट है तो 4 स्टील डालना पड़ेगा आपको। 100 भाग अगर कंक्रीट है तो 4 भाग स्टील के डालने पड़ेगा, कि इससे ज़्यादा डाल दे तो पैसा ही वेस्ट होना। इस तरह से तो आप फिर कॉलम में क्या जी, सरिया एक और लगा दो, फिर एक और लगा दो, लगा दी 4 आपने चारों तरफ कोने पे कॉलम में, लेकिन आप कह रहे बीच में डाल दो मजबूत हो जाएगा। पैसा वेस्ट करना, जितनी 20 डालने से होगी सामर्थ्य, इतनी 4 डालने से, फिर तो कुतुब मीनार बना दो लोहे का ही,
क्या फ़ायदा, समझ गए। तो मैक्सिमम स्टील निकाल दिया अपना। अच्छा जी, अब निकालेंगे एक्चुअल में इसमें कितना है। तो पीटी लिमिट का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। पीटी लिमिट, उसका फॉर्मूला है 0.44414 एफ सी के एक्स यू मैक्स अपॉन एफ वाई डी, है ना। अब आप कहेंगे फॉर्मूला कहाँ से आया, हालांकि पहले भी आपको बताया गया है। ये फॉर्मूला एक्चुअली इससे आया है, जो आपने दो वैल्यू होते हैं ना, एक तो सी होता है और एक होता है टी। आपको स्टार्टिंग में जब हमने सिंगल रेनफोर्स बीम पढ़ाया था, सिंगली रेनफोर्स बीम में यहाँ इसका डायग्राम आता था, स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ तक ऐसे, यहाँ सी काम करता था, सी, और यहाँ टी काम करता था। इन सी और टी को दोनों को बराबर रखने पे आपको पता था एलएसएम में सी का फॉर्मूला था 0.36 एफ सी करके कुछ इस तरह का, और यहाँ था 0.87 करके कुछ। दोनों तरफ बी डी से भाग कर देंगे, इधर भी बी डी से भाग कर देंगे, उस फॉर्मूले से निकला है ये फॉर्मूला, ध्यान रखना, है ना। तो इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा, ये 0.36 भी उधर ही ले जाएंगे, तो इधर पता क्या बचेगा, इधर नीचे तो बी डी है ही, ऊपर बचेगा ए एस टी बटे बी डी को आप पी टी लिमिट कह सके, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। समझ गए, करके देखना, निकाल के मुझे बताना, ये फॉर्मूला निकाल के लाना है आपको, ठीक है, कहाँ से आ रहा है। तो पीटी लिमिट का आपने निकाल दिया है, ये थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा मुझे, हाँ देखिए। तो पीटी लिमिट आपने निकाल दिया, उससे आपको पता लगा कितने परसेंट स्टील इसमें है, वो है 0.0095। अच्छा जी, ये अभी परसेंट में नहीं निकला जी, परसेंट में नहीं निकला है अभी। परसेंट तब बनता है जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें किसी, देखो जी, अगर 1/4 है तो एक इसकी वैल्यू कितनी है जी 0.25, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 25% आएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करने के तो 25% नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है अभी। तो इसका परसेंट बनाने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया परसेंट। और परसेंट में निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है, ए एस टी बटे बी डी गुना 100, है कि नहीं। तो यहाँ से कुल मिला के ए एस टी निकाल पाएंगे अब हम। बी का मान पता, डी का मान पता, डी तो आपने निकाली थी 73, बी 300 है ही, वो तो दे रखी उसने। तो यहाँ से ए एस टी निकल गया, कितना ए एस टी इस्तेमाल होगा, यानी एरिया कितना है स्टील का जो इस्तेमाल होगा। हमने आपको बताया था स्टील के सरिये डालने के लिए कि स्टील का डिज़ाइन खुद करते हैं, 4 सरिये डाल दो, 2 डाल दो, 6 डाल दो, इस तरह से। तो उनके डायमीटर होते हैं कि स्टील का जो बार मेन बीम में पड़ते हैं, जो नीचे होते हैं, यानी उसको कहते हैं टेंसाइल स्टील। तो उसके डायमीटर आपको बताए थे हमने कि 12 mm तक लिए जा सकते हैं। कहाँ से, 6 से 12 के बीच में लिए जाते हैं। 10 ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, पहले हमने 10 भी लिए थे, तो पहले 8 लिए थे, तो यहाँ 10 ले लीजिए, आपने 10 लिए जी, है ना। 10 mm फाई की छड़ प्रयोग करने पर एक ही छड़ डाल ली, मान लिया आपने, अगर एक ही डाल ली तो ए एस टी नोट का मान कितना गया, यहाँ से आया जी 78 mm स्क्वायर में है जी ये। तो टोटल तो ये एक छड़ का निकालना जी हमने, एक छड़ का 10 mm की अगर एक छड़ डाल लें, टोटल तो एरिया आपको ए एस टी पता, और एक छड़ का आपने कहा वो नीचे रख दो, तो नंबर आ जाएगा नहीं, कितनी संख्या है, संख्या निकल जाएगी कि नहीं भाई। टोटल पूरे गोले का आयतन पता, अरे जिससे एक छोटी गोली बना रहे उसका आयतन पता, छोटी गोली का आयतन को, मतलब बड़ी गोली का आयतन को छोटी गोली का आयतन से भाग दे दो तो गोलियों की संख्या निकल के आ जाती है। तो आप यहाँ संख्या निकाल पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। यहाँ आपने बताया कि 2.66, अब 2.6 का मतलब 2.5 सरिया डालेंगे क्या, 2.5 तो पढ़ने के नहीं, 3 ही डालेंगे, फिर इसका मतलब 3 रोड डाली जाएंगी, समझ गए। हाँ, तो 3 रोड पता लगी। अभी तक क्या क्या निकाल चुके हैं हम लिंटेल के डिज़ाइन में, देखिए मैं आपको बता दूं, हम स्मॉल डी पहले निकाल चुके, 73 आ गया। हम इसमें ए एस टी निकाल चुके, 80 नोट निकाल चुके, ए एस टी मैक्सिमम निकाल चुके, ए एस टी कितना इस्तेमाल हो रहा है इस बीम में वो निकाल चुके, इसमें कितने सरिये लगेंगे, आपने कहा कि 3 सरिये लगेंगे वो निकाल चुके, कैपिटल डी का मान निकाल चुके। तो डिज़ाइन नहीं है तो और क्या है डिज़ाइन। बाकी इसमें शेयर स्ट्रेस को भी चेक कर लेते हैं। हालांकि बीम इसमें लिंटेल में आप शेयर स्ट्रेस और स्लेब में शेयर स्ट्रेस छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, देखो मैंने आपको बताया था कि शेयर स्ट्रेस कहीं के कारण पैदा होता है। अगर दो शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स वो होता है जहाँ शेयर फोर्स इज दैट फोर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन इन विच द फोर्स इज एक्ट, सॉरी इन विच द शेयर टेक्स प्लेस। लाइक ये कोई बीम है तो ऊपर से लोड लगा हुआ है, नीचे से भी लोड लगेगा। जब ये भी लोड ऊपर से नीचे की तरफ, ये नीचे से ऊपर की तरफ, तो बीच में से कहीं से शेयर होने की संभावना है। तो उसी प्लेन में शेयर हो जाता है जिस प्लेन में ये भी एक ही समतल, ये भी एक ही समतल, ये भी एक ही समतल। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि समांतर जिस दिशा में लोड लगता है उसी के समांतर इसमें फेल्योर होता है। तो शेयर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये तो ये होगा, शेयर फोर्स नीचे से लग रहा है या ऊपर वाला, तो नीचे से रिएक्शन निकाल दो बीम पे। ये बीम की जो रिएक्शन है
बीम की जो रिएक्शन है वही शेयर फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो बीम की रिएक्शन, बीम से मतलब लिंटेल, लिंटेल की रिएक्शन। अब लिंटेल की रिएक्शन निकालने के लिए ऊपर से पहले अब इस पे लग रहे दो भार, एक तो त्रिभुज का लगा हुआ है, ये है लिंटेल, इस पे त्रिभुज का भार लगाओ। त्रिभुज का कितना लगा 6500 कुछ, 6502। तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी उस त्रिभुज के भार के कारण, उसकी आधी 6502 मान लिया ऊपर से लग रहा, तो नीचे आधा इधर लगेगा आधा इधर लगेगा, उसका हाफ करो। इसने इसमें किया नहीं, क्वेश्चन में आपको खुद करना है, यहाँ इसने किया नहीं है तो यहाँ पे आपको बटे 2 करना है भाई, इसके भी बटे 2 का मतलब कुल मिला के। अच्छा अभी पहले बता देता हूँ आपको, दूसरा इसमें भार लगेगा कौन सा, इसलिए चिनाई का तो आपने निकाल दिया, इसका खुद का अपना वजन होगा, वो करेगा यूडीएल की तरह काम। यूडीएल का भार होता है डब्लू। अब आपको पूरा लोड बनाने के लिए एल से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डब्लू न्यूटन पर मीटर था ना, तो डब्लू को एल से मल्टीप्लाई करें, पूरा लोड बना। और वो पूरा लोड क्या, आधा यहाँ काम करेगा आधा यहाँ काम करेगा, मोस्ट में आपने पढ़ा है WL/2 WL/2। तो बाई 2 ये लिखना भूल गया शायद, इसमें यहाँ पे बाई 2 करेंगे, इसको बाई 2 करिए, है ना। तो ये शेयर फोर्स हो गया, शेयर फोर्स निकाल दिया आपने। अब इससे नामन कर्तन प्रतिबल निकाल सकते हैं, नामन नॉमिनल शेयर स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल BD, है ना, वही सिंपल है। और इसका मान जो है, और अच्छा ये कहाँ से आ गया इसमें, स्टील बीच में, स्टील की परसेंटेज भी अच्छे निकाल दी इसने। चलो स्टील की परसेंटेज यहाँ बीच में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको हटा भी सकते हैं आप, ऊपर निकाल तो चुके हैं स्टील हम यहाँ पे। तो टाउ वी हम निकाल चुके, नामन कर्तन प्रतिबल। और एक होता है टाउ सी, जो कंक्रीट कितना कर्तन प्रतिबल क्रिएट कर रही है अपने अंदर से, है ना, और बाहर से कितना लग रहा है। अगर बराबर होते हैं तो भी हमें कर्तन देने की आवश्यकता नहीं। टाउ वी का मान कुल मिला के, टाउ वी का मान जो है वो ज़्यादा अगर आ जाता है टाउ सी से, तब जाके आप कर्तन के लिए छड़े लगाते हैं, यानी शेयर में भी उसको डिज़ाइन करते हैं, शेयर में भी चेक करते हैं। नहीं तो अगर टाउ वी का मान टाउ सी के मान आधे के मान से भी कम है, तो फिर हम शेयर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि फिर भी एक दो सरिया तो हम डालते ही हैं, आपको बताया था न्यूनतम स्टील जिसको बोलते हैं वो तो डालनी पड़ती है। तो वही किया आपने, टाउ वी तो यहाँ से निकाल दिया, ये रहा टाउ वी। और टाउ वी के बाद आपने निकाल दिया टाउ सी। टाउ सी टेबल से, टेबल आप याद रखिए और मुझे सेंड करिए टेबल की, कौन सी टेबल से आप ये देख रहे हैं, कहाँ से खुफिया जानकारी निकाल के ला रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। तो टाउ वी का मान आपने कितना निकाला जी, ये रहा टी 0 पॉइंट, अरे ये है 0.4। और टाउ सी का मान यहाँ से टेबल से देखा M20 कॉन्क्रीट के लिए वो है कितना 0.62। तो कौन सा ज़्यादा है, टाउ वी का मान कम है, तो सरिया डालने की देने लिखा आपने, कर्तन प्रतिबल देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैंने कहा था कर्तन प्रतिबल के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता, मेन सरिया लगाने के बाद 2 छल्ले वल्ले लगाने पड़ते हैं ऊपर, है ना। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर तिरछे करते हैं ऐसे। आपको तीसरे चैप्टर में हम सब कुछ ये पढ़ा चुके ऑलरेडी, ओके। तो here in this question, in this problem of lintel designing, we are not required to give the shear stress inside the beam. It means the struts, you know, there are two types of the struts, vertical struts, inclined struts. So vertical or inclined struts are not required for the lintel, but except apart from this, we generally use at least two struts for मिनिमम स्टील, ओके। तो उनका आपको पता होना चाहिए कि हम उन छल्लों का डायमीटर कितना लिया जाता है। मैंने आपको कहा था 6 से वो 10 तक के लेते हैं, तो उसमें 8 ले सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि आपको 8 का एरिया पता होता है, 100 आ जाता है, मैंने बताया था आपको। देखो 100 के आसपास, 100 पूरा नहीं आएगा, 100.33 के आसपास आता है ना। 2 छल्ले अगर लगाएं आप, 8mm5 के 2 छल्ले अगर लगा देते हैं तो उसका एरिया कितना आ जाता है 100। अब छल्ले अगर लगा रहे हैं, है ना, अगर छल्ले लगा रहे हैं, अरे रे नहीं 2 छल्ले नहीं, मतलब छल्ले कुल लगा रहे कितने, अब संख्या तो बाद में पता करेंगे। यहाँ 2 टांग वाले छल्ले, 2 टांग वाले छल्ले आपको पता होते हैं, ऐसे होते हैं, ये 3 टांग वाले छल्ले, ये 1 टांग 2 टांग 3 टांग 4 टांग वाला हो गया, 2 टांग वाला, 1 टांग वाला तो छल्ला आपको पता ही है, क्लियर सिंपल सा था। तो ये आपने निकाल दिया, छल्ले लगेंगे, इसका मतलब न्यूनतम छल्ले तो कम से कम होने ही चाहिए, चाहे कम भी आ जाता है। ये आप चैप्टर में दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, व्हाट इज द फिनोमिनॉन ऑफ, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द shear stress in the beam or in a lintel, already discussed in 3rd chapter. The name of the 3rd chapter was shear strength and the bond strength, okay। तो जब हम छल्ले निकाल लेते हैं तो छल्ले निकालने में मेन उसका है कि आप कितनी दूरी पे में छल्ले लगाएंगे, यानी अंतराल कितना है, अंतराल को क्या कहते हैं, स्पेसिंग कितनी है उनके बीच की। स्पेसिंग के लिए अलग से फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है, तीनों में से जो कम आता है वही मेन होता है। एक तो फॉर्मूला है, अरे 1 मिनट भाई,
ये इसको हटा देते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे तो ये है जी यहाँ पे कि एस वी, एक तो ये है, सॉरी ये काट दिए, एस वी का छल्लों के अंतराल का फॉर्मूला है 0.87 FY इंटू ए एस वी बटे 0.4 B, इससे निकाला। अच्छा जी, वो आया 300 mm। 0.75D से निकाला 54 mm। फिर तीसरा 300 mm होता है, इन तीनों में जो कम हो वही लिया जाता है। तीनों में कम है 54 mm, तो 54 mm की दूरी पर छल्ले लगाए जाएंगे, छल्ले डाले जाएं पूरी लंबाई में, है ना, पूरी लंबाई में छल्ले डाले जाएं। क्वेश्चन हो गया फिनिश। इस तरह से ये करना था आपको स्टार्टिंग में, बस ये करना था। तो एक पेज हम इसमें स्किप कर गए, वो पता नहीं वो मतलब डिज़ाइन में लिंटेल के वो लंबाई कितनी ले, मोटाई कितनी ले, गहराई, वही है बस उसमें कि लिंटेल की गहराई कितनी ली जाती है। मैं आपको बता दूं फिर भी कि अगर 2 मीटर तक का लिंटेल है तो उसकी गहराई 150 mm तक ले ली जाती है, ये गहराई होती है। और अगर प्रभावी गहराई की बात कर रहे हैं हम, और अगर सॉरी टोटल डेप्थ की बात कर रहे हैं, और अगर पूरी लंबाई इसकी पार्ट यानी पार्ट अगर 3 मीटर है तो इसको हम ले सकते हैं 150 से ज़्यादा। और कहाँ तक वो हम उसको आपको बता देंगे, उसकी मतलब 150 से ले सकते हैं 200 के बीच में, 250 के बीच में शायद है वो वैल्यू, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। एनीवेज, तो द क्वेश्चन हैज़ बीन ओवर and you have I will give you a situation, I will give a question in a PDF, you can check that and you have to solve that question and altogether with this question, okay? So first of all you have to read about the lintel and then you will do the procedure or steps being taken in the designing of a lintel, and then you will do a question and then I will give you a question that you will also do that question and then check your work, okay? So I hope you like this video and you are interested in seeing this, and for the another videos and another issues or another technical issues you can subscribe and like my my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon for being updated, okay? Thanks for being on this video, thanks for watching.